पुष्कर के बाहरी इलाके में ऊंचे कंगूरों वाला एक विशाल महल खड़ा था, सेन हवेली। ये महल कभी पुष्कर राजवाड़े का शाही ठिकाना हुआ करता था। अब भी उसकी ऊंची दीवारें और किले जैसे दरवाजे इस परिवार की शानो शौकत और परंपराओं की कहानी कहते थे। महल के बीचों बीच बने आंगन में बैठी थी पद्मा सेन, जिन्हें घर परिवार और पूरे जिले के लोग दादी सा कहकर पुकारते थे। उम्र 80 के पार थी, पर शाही ठाठ और रौब अभी भी जस का तस था। सिर पर लाल चुनरी, मोतियों की मोटी माला, हाथों में कड़े और नाक में नथ, जैसे पुराने समय की महारानी अभी भी अपने युग में जी रही हो। लाडो, ओ लाडो, पानी को घड़ा भर लाओ, पाँव पड़ गई है। दादी सा की आवाज सुनते ही महल की बहू और नौकरानियां भागती हुई आती हैं। सबसे आगे थी महिष्मती, जो रतन सेन की पत्नी थी और महल की बड़ी मालकिन मानी जाती थी। हुकुम दादी सा, अभी लाई दूं पानी घड़ा। आप घणी थक गई हो सा, धूप भारी है। थक गई हूँ मारी लाडो, पर मारो मन अब भी बीते जमाने में ही रम्यो है। आजकल के छोरा छोरी तो बस बेकदरी री तेरे बाज छोड़ ही देना है। महल के बारामदे में बैठे रतन सेन भी ये सुन रहे थे। सफेद धोती कुर्ता, राजस्थानी साफा और हाथ में चांदी का हुक्का। माँ साहब, समय बदल गयो है। छोरा तो आजकल खुद की पसंद की छोरियों लान लग गया है। रतन सेन, ठिकाड़ों में कब से छोरा अपनी मर्जी करन लग गया। हमारे जमाने में तो स्वयंवर भरायो कर तो ठकुरानी बायरी के बापू खुद रिश्तो लाण आवे। आजकल की छोरिया तो जीन्स टी शर्ट पहन के मुंह उठा के घूमे। घूंघट और पर्दों की तो कदर कोनी। उस दिन दोपहर में दादी साहब, महिष्मती और रतन सेन चौक में बैठे थे। पास में पंडित देवीलाल भी आए हुए थे। उनका काम ही था ठिकाने की लड़कियों का पता लगाना और सेन हवेली के लिए योग्य बहू ढूंढना। देवीलाल जी, कदे तो कोई छोरी मिले, म्हारे रायसेन का ब्याह करवाणो है। ध्यान रखजो, छोरी घूंघट में रह सके, घाघरो पहने और घर की लाज राखे। हुकुम दादी सा, आजकल की छोरियां तो पर्दों में रहने पसंद ना करे, सब पढ़ी लिखी नौकरी करन वाली। कहो तो अजमेर के किसी ठाकुर घर में बात चलाऊं, पर वहाँ की छोरी भी कॉलेज में पढ़े है। महल में पर्दा प्रथा सख्ती से लागू था। सुबह सुबह बहुएं लाल या हरे घाघरे चोली में सिर ढककर आंगन में चौका बर्तन करती थी। मर्दों के खाने के बाद ही वे उसी जूठी थाली में भोजन करती थी। ऊंची आवाज में बोलना या हंसना मना था। हर त्योहार पर बहुओं को भारी राजस्थानी पोशाक और गहने पहनने पड़ते थे। मासा, आजकल की छोरियां घड़ी तेज हो गई। रसोई में घी सूद दूध माखन संभालनो तो दूर, फोन पे दिन भर लागी रे। म्हारो रायसेन शहर में नौकरी करे है, कहीं छोरी भी शहर की मिली तो। इतने में रायसेन आ गया, चेहरे पर आत्मविश्वास और हाथ में मोबाइल। उसने नमस्ते करते हुए कहा, दादी सा, एक बात कहूँ के? कहा लाडले, पर ध्यान रख जे, घर की इज्जत पे आँच ना आवे। मैं शादी करना चाहता हूँ, पर लड़की मैंने चुन ली है। जयपुर में रहती है, बैंक में नौकरी करती है, नाम है आर्या। दादी सा और महिष्मती दोनों एक साथ चौंकी। का छोरा, तू पागल हो गयो है का? हमारे घर में सैकड़ों साल से स्वयंवर की रीति रही है, और तू शहर की नौकरी करन वाली छोरी लावेगा? दादी सा, आर्या भले मॉडर्न है, पर वो वचन देती है कि हमारे रीति रिवाज निभाएगी, घूंघट करेगी, गहने पहनेगी, सब कुछ सीखेगी। आप बस एक मौका तो दीजिए। ठीक है, पर एक शर्त पे। छोरी घूंघट गहने रीति रिवाज सब मानसी, और हमारे महल में पर्दे की आज्ञा बिना कोई काम ना करसी। हुकुम दादी सा, मैं आर्या से वचन दिलवा दूंगा। उस रात महल की रसोई में चंदा और गोमती दोनों जेठानियां चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। दोनों के सिर पर भारी घूंघट, हाथों में चूड़ियां खनकती हैं। गोमती ने धीमे स्वर में कहा, जेठानी साहब,
सुनी हो, रायसेन शहर की छोरी लावेगा। शहर की छोरी बैंक की नौकरी वाली इन घूंघट और ज्वेलरी में घूंघट से मर ना जाए। हाँ, सुनी देखन जो मजवाया, घूंघट करवा सका या भाग जाए 2 दिन में। दोनों खिलखिलाई पर धीमे स्वर में, ताकि महिष्मती सुन न ले। कुछ दिनों बाद आर्या और रायसेन की शादी हो जाती है। हवेली के दरवाजे पर बाजे ढोल की आवाज गूंज रही थी। जयपुर से आई आर्या गाड़ी से उतरती है। लाल शादी का लहंगा, लेकिन उस पर मॉडर्न टच, हल्का मेकअप, खुले बाल और गहने सिर्फ नाम मात्र। दादीसा की आंखें उसे देखते ही संकुचित हो गई। रायसेन, ई छोरी तो घूंघट में ना रही। देखो, बाल खुले घूमे हैं। ई ठकुरानी ठिकानो है, ना कोई शहर का गार्डन। दादीसा, आर्या अभी नहीं है, सीख जाएगी, आप चिंता ना करो। नमस्ते दादीसा। नमस्ते सबको। मैं कोशिश करूंगी कि आपके घर की हर रीति रिवाज निभाऊं। कोशिश नहीं, निभाना पड़ेगा बहू। इस हवेली में मर्द पहले खावे, औरतें बाद में। घूंघट और राजवाड़ी गहने हर समय पहनना होगा। आर्या ने सिर हिलाया, लेकिन मन ही मन घबराई हुई थी। आर्या को सबसे पहले महल की बहुओं के कमरे में ले जाया गया, जहां चंदा और गोमती ने उसे पारंपरिक पोशाक पहनाई। भारी लाल घाघरा, कढ़ाईदार ओढ़नी और ढेर सारे गहने। देवरानी सा, किम में भारी लागे है, ये सब रोज पहननो पड़ेगो। ठिकानों की बहू बनना आसान ना है। इतने गहने रोज पहनना? मैं तो ऑफिस में सिर्फ हल्की चेन पहनती थी। ऑफिस वाली बात भूल जा बहन। इन हवेली में दिन रात ठाट और रीति ही चले है। रात को खाने का समय आया। बड़े हॉल में मर्दों की थालियां सजी थी। रतन सेन, रायसेन और बाकी सभी मर्द पहले बैठे। बहुएं दूर खड़ी रहीं। जब मर्द खा चुके, उनकी जूठी थालियां बहुओं के लिए लाई गई। ये क्या है? हमें उनकी बची हुई थालियों में खाना है? ये यहाँ की परंपरा है आर्या। दादीसा के सामने कुछ मत बोलो, बाद में समझ लेंगे। आर्या ने चुपचाप से वही थाली उठाई, लेकिन मन ही मन परेशान हो गई। रात को जब तीनों बहुएं एक कमरे में थीं। जेठानी सा, घूमती सा, आप दोनों को कभी ये सब अजीब नहीं लगा? इतने गहने, घूंघट और ये झूठी थाली में खाना? देवरानी सा, पहली बार तो हम भी रोई थी। घूंघट में दम घुटे और मर्दों के बाद खाना खानो अजीब लागे। पर दादी सा का डर घणो है, धीरे धीरे आदत पड़ गई। हम तो अब समझ गई कि हवेली में बहू की इज्जत घूंघट और चुप्पी में ही है। पर हाँ, मन कई बार बगावत करे है। आर्या ने दोनों को ध्यान से देखते हुए कहा, मैं समझती हूँ, पर मैं जयपुर में हमेशा खुद की मर्जी से रहती थी। अब ऐसा लग रहा है जैसे मैं कैद में हूँ। देवरानी सा, अगर तू सीधी टकरागी तो दादी सा तन्ने घर से निकाल भी सके। समझदारी से चल। अगले दिन आर्या को दादीसा ने हुक्म दे दिया कि वो सुबह 4 बजे उठकर तुलसी चौरा की पूजा करे और फिर मर्दों के लिए नाश्ता बनाए। सुबह जब दादीसा देखने आई तो आर्या न केवल तुलसी की पूजा कर रही थी, बल्कि उसने नाश्ते में चाय, कॉफी, ऑमलेट भी रख दी थी, जो हवेली में वर्जित। ई क्या काफी सेन हवेली में कभी बनी है? घी दूध का नाश्ता छोड़ तू शहर की आदत डाल आई है। दादी साहब, मैंने बाकी सब किया, पूजा, घूंघट, गहने, लेकिन ऑमलेट, कॉफी मेरे लिए जरूरी है। मैं कोशिश करूंगी आपकी हर रीति रिवाज निभाने की, पर कुछ चीजें मेरी भी जरूरत है। पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया। महिष्मती, चंदा, गोमती सब चुप खड़ी थी। दादीसा ने गहरी नजर डाली। ठीक है, देखेंगे तो कितने दिन ठिकानों ने भावसी। आर्या ने सिर झुका लिया, लेकिन उसके मन में एक विचार पक्का हो गया। अगर मुझे यहाँ रहना है तो मुझे इन पुरानी दीवारों के भीतर थोड़ी हवा और रोशनी खुद लानी होगी। आर्या ने उसी दिन पहली बार अपनी बात रखी। जहां हमेशा घी, दूध और बिना लहसुन प्याज की सब्जी बनती थी, उसने गोमती और चंदा से कहा, आज रात हम तीनों सिर्फ अपने लिए कुछ अलग बनाए। कोई ना जानेगा, बंद दरवाजे के पीछे अपनी पसंद का खाना। पर बड़ी सा और दादी सा को खबर लगी तो हम पे गुस्सा कर देवेगी। तो हम छिपकर करेंगे,
थोड़ी सी आजादी बस आजमाते हैं। रात को तीनों ने पहली बार रसोई के कोने में गैस चूल्हे पर चाय और हल्का मांस बनाया। गोमती और चंदा के चेहरों पर वर्षों बाद मुस्कान आई। वाह बहन, तू शहर की बहू सही, मायने में हिम्मत वाली है। हम तो डर के मारे सोच भी ना पाते। हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे, बस खुद को जीने दे रहे हैं। उन्होंने देखा कि रसोई से मसालों की अजीब खुशबू आ रही है। उन्होंने चंदा से पूछा, रसोई में किमें नया बनियो था? दादी सा कहती थी कि लहसुन री गंध आई। नाना बड़ी सा, बस मसाला ज्यादा पड़ गयो। महिष्मती ने शक की नजर डाली लेकिन चुप रही। आर्या ने अगला कदम अपने पहनावे से उठाया। सुबह की पूजा के बाद जब दादी साहब ने झूले पर बैठी थी, आर्या हल्की सी चूड़ीदार और लंबी कुर्ती पहनकर आई, बिना भारी गहनों के, सिर्फ हल्का दुपट्टा। आर्या, ई कैसो पहनावो है? सेन हवेली की बहू जीन्स टी शर्ट ना सही, परी शहर वाला फैशन भी ना चले। घाघरो और ओढ़नी पहन। दादी साहब, मैंने घूंघट रखा, पूजा की, लेकिन रोज इतने भारी कपड़े पहनना मुश्किल है। कम से कम महल के अंदर मुझे आराम से पहनने दीजिए। आराम? बहू का धर्म सेवा होए है, आराम ना। अगर आज तन्ने ढील दी, कल सब बहुए तेरा रंग पकड़ लेंगी। सेन हवेली में पिछले कुछ दिनों से माहौल अलग था। आर्या की वजह से बहुओं में नई हलचल थी। छोटी छोटी बातें जो पहले कभी कोई सोच नहीं सकता था। रात के समय रसोई का एक कोना गुप्त बैठक बन गया था, जहां आर्या, चंदा और गोमती अपनी योजनाएं बनाती, धीरे धीरे हंसती और अपनी जिंदगी के सुख दुख बांटती। रात को कि मैं जागी रही, तुम सब आंखें लाल है। दादी सा ने देख लिया तो मुसीबत हो जासी। चंदा ने जल्दी से कहा, ना बड़ी सा, बस देर तक बर्तन साफ कर रहे थे, कोई और बात नहीं। उस रात दादी सा और महिष्मती महल के ऊपरी हिस्से में बैठी थी। मासा, आर्या बहू कुछ ज्यादा ही बदलाव ला रही है। चंदा और गोमती भी उसी के साथ हो गई है। आप चाहो तो कड़क हुक्म दे दो। हुक्म देना आसान है बड़ी सा, पर अगर हम ज्यादा दबाएंगे तो रायसेन भी हमारे खिलाफ हो जाएगा। ये छोरी चालाक है, बोलती मीठी है, लेकिन धीरे धीरे हवेली की जड़ हिला रही है। तो आप क्या सोच रही हो? अभी देखते हैं। अगर ये तीनों औरतें हद पार करेंगी तो मैं ठिकानों का पूरा हुक्म सुना दूंगी। अभी सिर्फ नजर रखो। आने वाले कुछ दिनों में तीज का त्योहार आने वाला था। आर्या ने तय किया कि अगली बड़ी रस्म में वो और दोनों जेठानियां मिलकर एक नया तरीका अपनाएंगी। ये वो रस्म थी जहां बहुएं पूरी रात घूंघट डालकर बैठती हैं, सिर्फ भजन गाती हैं और बिना कुछ खाए सुबह तक रहती हैं। जिस पर आर्या ने कहा, हम भजन गाएंगे, पूजा करेंगे, लेकिन बिना घूंघट और आरामदायक कपड़ों में। अगर हमें अपनी भक्ति दिखानी है तो आंखों और आवाज में भी दिख सकती है, ना कि दम घोटने वाले घूंघट से। ठीक है देवरानी सा, तू आगे बढ़, हम थारे साथ हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। आंगन के बीचों बीच विशाल चौकी सजी, चारों ओर पीतल के दिए जल उठे और घूंघट डाले स्त्रियां चुपचाप कतार में बैठी थी। उन्होंने देखा कि तीनों बहुएं सिर पर हल्का दुपट्टा डाले हैं, घूंघट के बिना बैठी हैं। पूरा आंगन सन्नाटे में डूब गया। देखो, ई आर्या बहू ने सब बहुअन का दिमाग फिरा दिया। आज बिना घूंघट कल जाने क्या करेगी। सेन हवेली में ऐसा कभी ना हुआ। दादी सा अगर आज ना रोकी तो परंपरा खत्म हो जासी। इब तो ई हवेली की नींव मन ने हिलती हुई दिख रही है। तभी दादी सा ने जोर से कहा, सब चुप। आर्या, अगर तू आज घूंघट नहीं डालेगी तो ये चौकी की रस्म अधूरी मानी जाएगी, और अगर अधूरी हुई तो ठिकानों की बेइज्जती होगी, जिसने मैं हरगिज बर्दाश्त ना करूंगी। दादी सा, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहती। मैं समझती हूँ कि यह हवेली आपकी शान है, लेकिन अगर परंपरा इंसान को तोड़ने लगे तो क्या वो सच में परंपरा कहलाने के लायक है?
आप ही बताइए जरा। आर्या की इस बात से पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया। दादी सा की आंखें भर आई, गुस्से और भावुकता दोनों से। ठीक है, आज की चौकी बिना घूंघट होगी, लेकिन याद रखना, अगर ई आजादी से हवेली की इज्जत पर आ जाए तो तीनों बहुएं इस ठिकानों को छोड़ देंगी, समझ लेना। हुकुम दादी सा, हम ठिकानों की लाज रखेंगे और खुद को भी जिएंगे। इस ठिकानों की लाज रखना दादी साहब हमारी जिम्मेदारी है। उस रात पहली बार सेन हवेली की बहुएं घूंघट के बिना बैठी। उन्होंने भजन गाए, ढोलक बजाई और पूरी रात बिना खाए जगी। बाकी औरतें पहले चौंकी, लेकिन फिर धीरे धीरे वही ताल पकड़ लिया। सुबह सूरज निकलते ही आंगन में औरतें बातें करने लगी। आज पहली बार बहुओं ने घूंघट नहीं डाला और हवेली की इज्जत भी बनी रही। लगता है आर्या बहू कुछ नया रंग ला रही है। हाँ, कुछ तो बात है आर्या बहू में। शायद अब हवेली थोड़ा बदल जाएगी, पर देखना दादी सा इसे इतनी आसानी से नहीं मानेंगी। अब हवेली में बदलाव की राह खुल चुकी थी, लेकिन इस बदलाव के बीच पूरे परिवार में उत्साह का माहौल था। दादी सा पद्मा सेन का 85वां जन्मदिन था और दादी सा अपने खास गद्देदार आसन पर बैठी थी। पारंपरिक रजवाड़ी शाही पोशाक में चारों बेटे उनके पास खड़े थे और पूरे आंगन में सजावट चमक रही थी। चंदा, गोमती और आर्या तीनों चमकदार राजस्थानी घाघरे, भारी गहने और ओढ़नी में आई। ढोलक की थाप पर उन्होंने राजस्थानी लोकगीत शुरू किया। मारी सारी काया बोले, ढोला जी की छाया होले, मन का घूमर जब भी डोले, सूनेपन में मेला करके, ढोला वाले ठाट घूमर 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 घूमे रे, घूमर घूमर घूमेरी बाईसा, घूमर घूमे रे। उनकी आवाज पूरे आंगन में गूंज उठी। फिर उन्होंने एक घूमर नृत्य किया। आर्या, जो 2 हफ्ते पहले तक घूमर नहीं जानती थी, आज सबसे सुंदर और सहज लग रही थी। ये देखकर दादी सा की आंखें भर आई। उनके चेहरे पर गर्व और हैरानी दोनों थे। ठीक है, आज से कुछ चीजें बदली जा सकती है। बहुएं अगर इज्जत रखे तो कभी कभार अपनी मर्जी के कपड़े पहन सकती है, मर्दों के साथ खाना भी खा सकती है, पर हवेली की शान और ठिकानों की मान्यता टूटनी नहीं चाहिए। और हम वादा करते हैं दादी सा, ठिकानों की इज्जत कभी नहीं मिटने देंगे, बस जीते जी सबको सुकून देंगे। दादी सा, आज आपने ये कहकर सच में हमारे ऊपर आपकी बहुत बड़ा उपकार किया है। कल तक हमें भी ऐसा लगता था कि हम इस हवेली में सिर्फ घुट घुट कर जी रहे हैं, लेकिन आज आपकी बातों ने हमारे दिल में आपकी इज्जत और भी बढ़ गई। हाँ दादी सा, बड़ी सा, हम तो बस यही सोचते थे कि दिन रात बस इज्जत और ठिकानों की बातें हुआ करती थी, लेकिन असली इज्जत तो घर की बहू बेटियां होवे है। जब वही खुश नहीं तो इज्जत कैसी। लेकिन आपकी बातों ने आज वो कसर भी पूरी कर दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दादी सा। बस दादी सा, आप अपना आशीर्वाद ऐसे ही हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। हम इस ठिकानों पर कभी आज नहीं आने देंगी, इसके लिए हम हमेशा ढाल की तरह खड़ी रहेंगी। जुग जुग जियो मेरी घर की लक्ष्मियों। इस तरह ढोलक की थाप और लोकगीत की गूंज के बीच सेन हवेली का आंगन नई रोशनी से भर गया। पुराने जमाने का ससुराल अब सच में नया हो गया था। इस तरह से सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। हमें तो ये मिट्टी की खुशबू ही सबसे बड़ी दौलत लगती है। शहर के लोग क्या जाने सौंधी जमीन का मोल। रजनी बहू, जरा एक कप चाय तो दे दे। तेरे हाथों की चाय का भी कोई जवाब नहीं है। वैसे मन ताजगी से भर जाता है। जी माँ जी, अभी लाई। जिसके बाद रजनी चांदी की पायल छनकाते हुए सुमित्रा के पास जाती है, लेकिन गहनों और सुंदर बनारसी साड़ी में लिपटी हुई एकदम शालीन। माँ जी, ये लीजिए चाय, अब जाके पूरी बेल लूं। अरे वाह बहू, तेरा तो हर काम में सलीका झलकता है।
तुझे देखकर लगता है बहुएं अगर संस्कारों में ढली हो तो महल भी मंदिर लगने लगता है। जी माँ जी। अभी सास बहू में ये बात चल ही रही थी कि तभी वहां पर मुखिया राम अवतार जी आ जाते हैं। अरे सुमित्रा, बड़ी खबर है, आराध्या का रिश्ता तय कर दिया है मैंने। लड़का एमबीए है और अपने ही गांव में बड़ा फार्म हाउस है उसका। सच? भगवान की कृपा, अब जल्दी से सगाई की तैयारी करनी होगी हमें। हाँ हाँ बिल्कुल। वैसे मैंने राम शरण भैया को भी फोन कर दिया है, वो अपनी बहू बेटे को लेकर आ रहे हैं। और इस तरह अगली सुबह दोपहर में गांव के बाहर की सड़क पर एक लग्जरी कार आती है। उसमें से उतरते हैं राम शरण सूट बूट में, सुनैना ब्रांडेड साड़ी लिपस्टिक काजल में सजी हुई, और नताशा मिरर शेड्स लगाए हुए, स्किन टाइट जीन्स पहने हुए और स्टीलेटो हील्स में बिल्कुल मॉडल जैसी लग रही थी। ओएमजी, ये जगह तो बिल्कुल रास्टिक है। मुझे तो इंस्टाग्राम स्टोरी बनानी पड़ेगी। हाँ, और ये धूल। राम शरण जी, यहाँ कितने दिन रहना है? गांव के बच्चे और औरतें नताशा को अजीब नजरों से देखती हैं। वहीं रजनी सबके लिए शरबत लेकर आती है। देख रही है बहू, कैसे छोटे छोटे कपड़े पहनकर ऐसे घूम रही है जैसे फैशन शो में आई हो। हमारी तो आंखें ही शर्म से झुक जाए। हाय चाची जी, आप बहुत स्वीट है। वैसे नाइस साड़ी। तेरे जैसे बहुओं को देखकर तो हमारे गांव के पीपल भी झुंझला जाते हैं बहू। सच? फिर भी कोई बात नहीं। जिसके बाद वो सभी घर के अंदर जाते हैं। तो भाभी, हमने दिल्ली से कुछ डिजाइनर पीसेस मंगाए हैं आराध्या के लिए। वन शुड ड्रेस टू इम्प्रेस। सुने ना, हमारे यहाँ लड़कियां सादगी में ही सबसे सुंदर लगती है। घूंघट साड़ी और शर्म ही गहना होता है। चाची जी, यू मीन घूंघट से ग्लैमर? दैट्स न्यू। मगर बहन जी, जो पहनावा अपनेपन और सम्मान का बोध कराए वही असली फैशन है। बहस की गर्मी बढ़ती है, लेकिन आराध्या बीच में हस्तक्षेप करती है। वो दोनों की बातें ध्यान से सुन रही थी। भाभी, ताई जी, मुझे आप दोनों की पसंद है, पर मैं वही पहनूंगी जिसमें मैं खुद को सहज और सच्चा महसूस करूं। एक काम करते हैं, हम कल शॉपिंग पर चलते हैं। Why not? इसके बाद अगली सुबह गांव के सबसे महंगे शोरूम में वो सभी जाते हैं। वहां मौजूद सभी लोग अमीर ठाकुर परिवार की बहुओं को देखते हैं। बहू रानी, आपके साइज की साड़ी तो बाहर से मंगवानी पड़ेगी। Is there any boutique here or only cows and carts? गांव में भी दिल है बहन जी, और दिल से खरीदी चीजें सबसे खूबसूरत होती है। आराध्या नीली कांजीवरम साड़ी की ओर देखती है और फिर नताशा के लाए हुए ग्लैमरस गाउन की ओर भी। क्या मैं दोनों को जोड़ सकती हूँ एक साड़ी पर मॉडर्न अंदाज में? गांव की महिलाएं बाड़ी में बैठे बैठे बात कर रही होती हैं। राम शरण की बहू को देखो, जैसे ही हवा चली उसका दुपट्टा भी उड़ गया। रजनी बहू तो जैसे गांव की रीति की मूर्ति है। काम में निपुण, बातों में मिठास। आजकल की बहुओं में कहाँ ऐसे संस्कार बच गए हैं। ऐसे ही रात का समय होता है। छत पर आराध्या खड़ी है, एक हाथ में नताशा की भेजी हुई ड्रेस और दूसरे हाथ में रजनी की दी हुई कांजीवरम साड़ी। दोनों की सोच अलग है, लेकिन दोनों में कुछ सीखने लायक है। क्या मैं अपनी राह खुद बना सकती हूँ? तभी पीछे से रजनी और नताशा एक साथ आती हैं और मुस्कुराते हुए कहती हैं, तुम जो भी पहनो बस कॉन्फिडेंस मत भूलना, और तहजीब भी मत भूलना ननन जी। जी भाभी। और अब वो समय आ गया था जिसका सबको इंतजार था। हवेली को अच्छे से सजाया जा रहा था। देख रजनी, सबके लिए पत्तल लगनी चाहिए, और हल्दी में आराध्या के लिए वही पीली साड़ी निकाली हो जो मेरी शादी में मेरी माई ने दी थी। जी माई जी, वैसी साड़ी आज के जमाने में भी कम ही दिखती है। वहीं दूसरी ओर नताशा और सुनैना अपने कमरे में आराध्या को मेकअप, ड्रेस और हील्स ट्राई करवा रही हैं। टेबल पर डिजाइनर गाउन्स, चमचमाती ज्वेलरी और ब्रांडेड मेकअप फैला हुआ है। आराध्या, ये शिमर वाला लहंगा पहनो, इसमें तुम्हारे इंस्टा फोटोज वायरल हो जाएंगे। और देखो, ये स्टिलेटो हील्स है, इम्पोर्टेड,
पर भाभी, क्या दादी को अच्छा लगेगा? बेटा, तुम्हारी शादी है, कोई संस्कार प्रतियोगिता नहीं। शाइन करो, शो मत छुपाओ। आराध्या ये सुन असमंजस में पड़ जाती है। ऐसे ही कुछ घंटे और भी बीत जाते हैं और अब सगाई की रस्म शुरू हो जाती है। मंच पर आराध्या शहर के गाउन में, लेकिन उसमें पारंपरिक पल्लू जोड़कर आती है। उसके इस लुक से सभी चौंकते हैं। ये ना तो पूरी तरह शहरी है और ना ही पूरी तरह पारंपरिक। देखा आपने, ये तो साड़ी गाउन का मिला जुला खेल लग रहा है। लेकिन बिटिया जच रही है, अंदाज में तहसीब भी झलक रही है। शहर की बहू नताशा की वजह से ही तो ये सब हो रहा है। और रजनी देखो, वो अब भी पल्लू डाले बैठी है, एकदम मूर्ति जैसी। नताशा स्टेज के पास फोटो क्लिक कर रही होती है। गांव की कुछ औरतें उसे घूरती हैं। ये कौन सी शादी है, जीन्स वाली बहू आई है और मेकअप ऐसा कि जैसे अभी फिल्म शुरू होने वाली हो। नताशा ये बात सुन लेती है और मुस्कुराकर मुंह फेर लेती है। रजनी उसके पास आती है। बहन जी, गांव की जुबान थोड़ी कड़वी हो सकती है, मगर दिल साफ होता है, बुरा मत मानना। I'm fine रजनी, मुझे आदत है बीइंग जज्ड की, पर अच्छा लगा कि तुमने समझा। अगली सुबह हल्दी की रस्म होती है। आंगन में पीले फूल, ढोलक और औरतों की हंसी गूंज रही होती है। रजनी पारंपरिक पीली साड़ी में माथे पर बिंदी और हाथ में चूड़ियां खनका रही थी। नताशा ने एक स्टाइलिश येलो क्रॉप टॉप और स्कर्ट पहन रखा था। रामशरण की बहू तो ऐसे कपड़े पहनती है जैसे मुंबई की हीरोइन हो। रजनी जैसी बहू हो तो हर सास नसीब वाली कहलाए। इस प्रकार वो लोग एक दूसरे की चुगली कर रही होती हैं। वहीं आराध्या, नताशा भाभी को सब नापते हैं कपड़े से, लेकिन उन्होंने तो मुझे कभी कुछ जबरदस्ती नहीं कहा, बस रास्ता दिखाया। इसी प्रकार रात को बैठक में सभी बड़े लोग बैठे हैं। अचानक सुनैना और सुमित्रा के बीच बहस छिड़ जाती है। भाभी, आजकल बहुएं सिर्फ खाना बनाने और सिर झुकाने के लिए नहीं होती, अब समय बदल गया है। हम नहीं कहते बहुएं उड़ना बंद करें, हम कहते हैं कि उड़ान में जड़ों को ना भूलें। तो फिर घूंघट क्यों? संस्कार सिर्फ पल्लू में होते हैं क्या? संस्कार सिर ढकने से नहीं, मन झुकाने से आते हैं। औरत अगर अपनी पहचान बनाए तो इसमें बुरा क्या है? और अगर पहचान घूंघट से बाहर भी दिखे तो क्या वो बगावत कहलाएगी? ये सुनकर सभी शांत हो जाते हैं। आराध्या वहीं खड़ी होती है। आप सबकी सोच मेरे लिए अनमोल है, पर मैं अपनी राह खुद तय करूंगी, जिसमें रजनी भाभी की सादगी और नताशा भाभी का आत्मविश्वास दोनों होंगे। कहना पड़ेगा, आराध्या ने खूब समझदारी दिखाई। हमें भी अब नई पीढ़ी को समझना पड़ेगा। बहू का मतलब बस चूल्हा चौका नहीं। नताशा जैसी बहू भी अगर संस्कार सीख ले तो क्या ही बात हो। इसी तरह अगली सुबह हो जाती है, जहां हवेली अब किसी राजमहल से कम नहीं लग रही थी। चारों ओर बस खुशियों की बारिश हो रही है। देख रजनी, आराध्या की लाल बनारसी साड़ी ठीक से प्रेस हुई है ना? और सोने के कंगन संभाल के रखे हैं? जी माई जी, सब कुछ तैयार है और आराध्या भी आज बहुत खुश लग रही है। वहीं दूसरी ओर नताशा खुद गांव के पारंपरिक कपड़े, सुंदर जामदानी साड़ी, हल्का मेकअप और फूलों से सजा गजरा पहन रही है। उसे देखकर सुनैना चौंक जाती है। तुम ये सब क्यों पहन रही हो नताशा? तुम्हारे पास तो अरमानी का लहंगा भी है। कभी कभी जो दिल को भाए वही पहन लेना चाहिए, और आज मेरा मन इस मिट्टी में रमने का है। जिसके बाद आराध्या मंडप में जाकर बैठ जाती है। आराध्या ने लाल पारंपरिक साड़ी में, लेकिन हेयर स्टाइल मॉडर्न तरीके से बना रखा है। उसने दोनों संस्कृतियों का मेल कर रखा था। देखो आराध्या को, जैसे दो युग एक देह में बस गए हो। और नताशा बहू एकदम अलग लग रही है, पर अच्छी तरह से अलग। शादी की रस्मों के बीच नताशा चुपचाप रजनी के पास जाती है। रजनी, मैं जब यहाँ आई थी लगा था तुम सब मुझे जज करोगे, पर तुमने मुझे अपनाया और आज मैं तुम्हें अपनाना चाहती हूँ। शहर की हवा हो या गांव की मिट्टी, इंसानियत की खुशबू सबसे ऊपर होती है बहन जी।
वहीं दूसरी ओर सुनैना और सुमित्रा। भाभी, शायद हम दोनों ही बहुओं को अपने सांझे में ढालना चाहती थी, पर उन्हें खुलकर खिलने देना ही असली संस्कार है। तुम्हारी बहू ने हमारे घर को चमकाया और मेरी बहू ने घर को सहेजा। अब सोचती हूँ दोनों मिल जाए तो घर भी मंदिर बन जाए और महल भी। इस तरह आराध्या की शादी ने सभी के दिलों की कड़वाहट को दूर कर दिया था। उसने संस्कृति और मॉडर्निटी को एक ढांचे में ढाल दिया था। अब ये ठाकुर हवेली नहीं रही, ये तो संस्कृति और आधुनिकता का संगम बन गई है। और इस तरह गांव और शहरी मेल जोल के पहनावे के साथ आराध्या की शादी संपन्न हो जाती है।